नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बिहार में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ है। दरअसल कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों की ओर अब रुझान तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बम्पर वोटिंग हुई थी, उसके बाद अब मतगणना की जा रही है और इस दौरान जो रुझान सामने आए, रुझान के बाद अब नतीजे भी कुछ ही देर में सामने आएंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर आगे चल रही है। एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन के पास 27 सीटें, जबकि अन्य के पास 7 सीटें। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का अब तक का ये सबसे खराब प्रदर्शन है बिहार में। कांग्रेस अब सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में अब चुनावी नतीजे कुछ ही देर में नतीजों की तस्वीर साफ होगी और ऐसे में जहां एनडीए के खाते में 209 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, महागठबंधन के पास 27, अदर्स के पास 7। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जहां सिर्फ 2 सीट पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन में नजर आ रही है बिहार में, चूंकि बिहार में अब मतगणना जारी है और अब से कुछ ही देर में नतीजों की तस्वीर भी सामने होगी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन, सिर्फ 2 सीट पर आगे। बिहार का चुनावी नतीजा रुझान जो है, जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होगा वैसे वैसे चौंकाने वाली जानकारी मिलेगी। बीजेपी 96 सीटों पर रुझान में आगे है, 84 सीटों पर जेडीयू, आरजेडी 24 सीटों पर, जो चिराग पासवान की पार्टी है 19 सीटों पर, जो ओवैसी की पार्टी है 6 सीटों पर, हम पार्टी 5 सीटों पर, जबकि जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर, अदर्स 5 हैं। लेकिन कांग्रेस जो पहले 9-10 सीटों पर लीड ले रही थी, अब वो 1 सीट पर सिमट गई है। कटिहार की जो किशनगंज सीट है उसमें बताया जा रहा है कि उनका उम्मीदवार लीड लिए हुए है। लेकिन एक बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखें तो अभी तक जो यहाँ पर लीड, यहाँ पर 2 सीटों की लीड यहाँ पर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें एक किशनगंज सीट है और एक मनिहार सीट है। इन सीटों पर उनके उम्मीदवार वो लीड लिए हुए हैं। जहाँ पर अगर देखें तो किशनगंज सीट पर जो 22 राउंड पूरे हो गए हैं, 25 राउंड है, यहाँ पर 20,230 वोटों से लीड लिए हुए हैं उनके उम्मीदवार। कमरुल होडा जो कि होदा है वो यहाँ पर लीड लिए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मनिहारी सीट की बात करें, मनोहर प्रसाद सिंह यहाँ पर लीड लिए हुए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार 16 राउंड हो चुके हैं और वो मामूली अंतर से लीड लिए हुए हैं, 2,572। तो यहाँ पर कुछ भी संभव है। तो आप कह सकते हैं कि काफी नजदीकी मुकाबला इस सीट पर होगा। सिर्फ 2 सीट पर कांग्रेस ने लीड ली हुई है बिहार में। दूसरी तरफ देखें तो एक बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है एनडीए एक बड़ा जबरदस्त मैंडेट हासिल करने की ओर कदम आगे बढ़ा चुकी है। और इसी के साथ जो चौंकाने वाला रिजल्ट है बिहार का, उसका जो पटाक्षेप होने जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रुझान जो है नतीजों में तब्दील होंगे, उसके साथ ही ये जो बिहार का चुनाव है ये काफी कुछ बयान करता नजर आएगा ये नतीजे, और इस पर एक नई बहस देखने को मिलेगी। फिलहाल एक बड़ा मुकाबला जो 2 चरणों का हुआ था, उसके बाद आज नतीजे का दिन है और नतीजे में जो है एनडीए डबल डिजिट में, यानी अगर देखें डबल सेंचुरी मारते हुए नजर आ रहा है। इस बीच कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, जो अलग अलग सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए हैं। उसमें पंजाब की जो तरन तारण सीट है, आप उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू चुनाव जीत गए हैं। तो ये सत्तारूढ़ दल के लिए राहत की बात है, आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। ये कहा जा रहा है क्योंकि उपचुनाव के जो नतीजे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो राज्य में सत्ता में काबिज दल होता है उसके फेवर में जाते हैं। अगर आप पार्टी के खिलाफ जाता है ये चुनावी नतीजा तो उसको झटका माना जाता। लेकिन पंजाब में जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, वहां पर आम आदमी पार्टी ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। और इसी के साथ ये जो उपचुनाव के नतीजे और सीटों पर आएंगे वो भी दिखाते नजर आएंगे, अलग तरीके से अलग जो समीकरण है वो बयान करते नजर आएंगे। लेकिन बिहार का जो बड़ा चुनावी मुकाबला इस वक्त रिजल्ट के लिहाज से चल रहा है, वो जैसे ही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, फाइनल काउंटिंग सामने आएगी, साफ होगी। लेकिन बीजेपी बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है, सबसे बड़े दल बनकर उभर रही है बीजेपी।
ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर हम हाल ही के कई राज्यों के चुनाव का जिक्र करें, विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, तो कई राज्यों में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा, निराशाजनक प्रदर्शन ही देखा है। लेकिन बिहार में क्या वजह रही जो कांग्रेस इतनी कम सीटों पर ही सिमट कर रह गई? क्या कुछ इस स्थिति की वजह? देखिए, बिहार में अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो जो उम्मीदें उन्होंने लगाई थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। पहले महागठबंधन के साथ जो सीट शेयरिंग का फार्मूला खींचतान चली, उसमें कमोबेश हर परिस्थिति में ये कोशिश की जा रही थी कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वो चुनाव में यहाँ पर बाजी मारने में नाकाम रहे, तो इसके कई समीकरण बताए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी पड़ताल हो रही है कि आखिर क्या वजह रही कि वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उसकी पड़ताल चल रही है। लेकिन ऐसे वक्त जब चुनावी लड़ाई में आप जाते हैं तो अलग अलग समीकरण सीट वाइज काम करते हैं और इसको लेकर एक बहस रहती है, तो इस पर एक चर्चा रहती है। और उस पर जब हम पलट कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कमोबेशी रह गई है, रणनीतिक चूक रही है। महागठबंधन ये परख पाने में नाकाम रहा है कि इस मुकाबले में वो कैसे रणनीति बनाए, या जो रणनीति यहाँ पर बीजेपी ने तैयार की थी वो सीधे तौर पर उस पर भारी पड़ी है। और इसीलिए इस चुनावी मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन से दूर नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी, अगर हाल ही में हुए दिल्ली के या हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो उस दौरान भी कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। लेकिन उस दौरान एक बड़ी वजह निकल करके सामने आई कि कांग्रेस में एकजुटता की कमी, अंदरूनी कलह बड़ी वजह बनी, जब चुनावी समर में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या ये एक स्थिति भी बड़ा कारण हो सकती है कांग्रेस के इस प्रदर्शन की बिहार में? देखिए, बिहार का चुनावी मुकाबला और इस मुकाबले में जिस तरीके से जो समीकरण बनकर उभरे हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। वो ये साबित करते हैं कि इस लड़ाई में जो कमोबेशी रही है उसकी भरपाई होना बेहद मुश्किल थी, और अब रुझान जो आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर उनके लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं। ऐसे में कितनी सीटें हासिल कर पाएंगे बड़े सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर बड़े सवाल उठते रहे हैं, इस चुनावी परिणाम पर भी उठेंगे। लेकिन इसको वोट चोरी से जोड़ते हुए और जो खासतौर से यहाँ पर जो गठबंधन में कमियां रही हैं उससे जोड़ते हुए अब ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि आखिर क्या कमोबेशी रह गई, इस पर सवाल उठेंगे। लेकिन एक बड़ा चुनावी मुकाबला बिहार का था और इसमें अपना प्रदर्शन भी बरकरार कांग्रेस पार्टी नहीं रख पाई है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, एक समझने वाली बात ये भी है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों बड़ी पार्टी है महागठबंधन के अंदर। क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच अहम का टकराव देखने को मिला, इसकी वजह से भी महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनावी मुकाबले में निगाहें थी और ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि जो चुनावी मुकाबला है वो जमीन पर जब लड़ा जाएगा तो परिणाम उसके अनुकूल अगर नहीं रहते हैं, तो ये प्रयास लगाए जाते हैं कि कमोबेशी कहाँ रही इसकी पड़ताल की जाती है। लेकिन कांग्रेस जमीनी हालात पर वोट चोरी का एक नजरिया पेश करते हुए तो जो नजर आई, लेकिन स्थानीय मुद्दे हों, राष्ट्रीय मुद्दे हों, उसमें वो पार्टियां हावी दिखी हैं, वो अलग कहानी बयान करते दिखे हैं। और इसीलिए शायद पटाशेप अगर आप इसका जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे फाइनल, तो इसकी पड़ताल जरूर रहेगी कि आखिर कहाँ चूक गई पार्टी, क्या वजह रही, इस पर सवाल रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, खासतौर से एनडीए की बात करें, उन्होंने जो जीत का परचम लहराया है उसने एक नई बहस छेड़ी है। नई बहस इसलिए भी क्योंकि ये डबल डिजिट में पहुंचता हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है, और इसलिए इसके बाद नए सवाल हैं कि आखिर इतना जीत का मार्जिन कैसे है। इसको लेकर विपक्ष ने आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने इसे चुनाव आयोग और जो खासतौर से यहाँ पर चुनाव आयोग और के बीच मिली भगत के आरोप लगाते हैं, वही आरोप का मुकेश दोहराते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन अभी मैंडेट आ रहा है, नतीजा आ रहा है, और जैसे ही फाइनल टैली आएगी उसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है उस पर निगाहें रहने वाली है। निश्चित रूप से प्रदीप जी, फाइनल टैली जब आएगी, फाइनल जो निगाहें होंगी वो फाइनल पे ही टिकी हैं कि क्या कुछ आखिरी तस्वीर होगी, क्योंकि अभी चूंकि रुझानों के बाद नतीजों की ओर तलाश रहे हैं हम
लेकिन जिस तरह की तस्वीर निकल रही है, एनडीए अब 210, महागठबंधन 26 और अन्य के पास 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रदर्शन पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए। कांग्रेस वोट चोरी के आरोप बीजेपी पर जरूर लगा रही है, लेकिन अगर देश भर में अलग अलग राज्यों के चुनाव का जिक्र करें तो यहाँ पर चाहे रैलियों का जिक्र हो या फिर जनता से कनेक्टिविटी का जिक्र हो, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है। और ना सिर्फ रैली और जनता से कनेक्शन का, बल्कि आपसी जो एक सहमति होती है, आपसी जो संगठन होता है, उसमें भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आती है। शायद ये भी एक बड़ी वजह कि ना सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपना वो बेहतरीन प्रदर्शन नहीं दे पा रही है। देखिए, जब भी चुनावी मुकाबला होता है और उसमें आशानुरूप प्रदर्शन नहीं होता है, तब कमोबेशी निकाली जाती है और वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। एक के बाद एक राज्यों में चुनावी हार हुई है, लेकिन जहां सीधा मुकाबला उनका रहता है वहां पर भी चर्चा रहती है कि आखिरकार कमोबेशी रही कि वो प्रदर्शन वो नहीं दोहरा पाए जिसकी उम्मीदें की जाती हैं। तो ये जरूर है कि बिहार में सीधे बड़ी पार्टी महागठबंधन में आरजेडी थी, जब वही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो कांग्रेस की क्या उम्मीदें कर सकते थे, ये सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, इस परिणाम से जब ये फाइनल परिणाम आएगा तो ये भी कहा जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस के लिए नहीं थी, लेकिन जो सीटें उनके पास थी वो उसको भी नहीं बचा पाए। ये भी कहा जाएगा कि इसमें कमोबेशी रह गई, इसलिए कांग्रेस की ये कमी थी और ये कमियां गिनाते हुए इस पर सवाल उठेंगे। तो ये जरूर है कि अपने अपने तर्क रहेंगे, क्योंकि जब नतीजे आशानुकूल नहीं आते तब कई तर्क होते हैं और जब आशानुकूल आते हैं, अप्रत्याशित आते हैं, तब जीत का क्रेडिट मिलता है। तो फिलहाल इसको लेकर एक नई बहस देखने को मिलती है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि अभी तक कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही है, कांग्रेस जनता से कनेक्टिविटी सेट नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस ने एक ट्रेंड सा बना लिया है कि अभी तक जहां भी चुनाव होंगे, अगर वहां पे कांग्रेस की हार होगी तो उस दौरान कहीं ना कहीं ईवीएम पर निशाना साधा जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस ने नया ट्रेंड सेट कर दिया है कि अब वोट चोरी के आरोप लगा करके कांग्रेस अपने नतीजों पर जवाबदेही से बचती हुई नजर आती है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, और ये इसलिए भी क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आशानुरूप परिणाम नहीं आते हैं तब इसको लेकर वोट चोरी के आरोप लगा देना या इस पर बहस छिड़ा देना ये आसान होता है, लेकिन अपनी कमियों को सुधारने में दिलचस्पी नहीं रहती है। विपक्ष पर ये आरोप बीजेपी करती रही है, लेकिन ये भी काबिल गौर बात है कि जो सवाल उठाए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से उनका जवाब नहीं मिला है, जो कि राहुल गांधी ने समय समय पर सवाल उठाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी कहा जाता है। और कांग्रेस ही कहती है कि इन सवालों के जवाब अभी भी गैर हाजिर हैं, यानी उनके जवाब नहीं मिले हैं, और इसलिए जब तक वो जवाब नहीं मिलते तब तक ये बहस गर्म रहेगी और कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाती रहेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस पर तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब अगर हम एनडीए का जिक्र करें तो एनडीए जिस तरह से एक के बाद एक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, लगभग कई राज्यों में एनडीए बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई हुई है। लेकिन इस बीच अगर एनडीए का जिक्र करें तो कहा यह जा रहा था कि सीएम फेस को लेकर के संशय की स्थिति है। हालांकि आज जब सैयद शाहनवाज हुसैन से बातचीत की गई तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, इस बात का खुलासा नहीं किया कि सीएम कौन होंगे। उनसे जब सवाल पूछा गया टोटल टीवी की तरफ से कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा हम में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। तो क्या नीतीश कुमार पर अभी भी संशय बरकरार है? देखिए, ऐसा दिखता नहीं है नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और भले ही ये दांव पेच रहे हों, लेकिन ये दांव पेच इसलिए अहम थे क्योंकि चुनावी बिसात पर ये रणनीतिक तौर पर ये मैसेज देना होता है। और जैसे ये मैसेज गया कि यहाँ पर विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट के तौर पर इसे देखा गया कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देता नजर आया कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर एक बहस देखने को मिली और यहाँ पर विरोधी जो है उन पर सीधा हमला नहीं बोल पाए, इसका फायदा मिला है, ये चर्चाएं हैं। तो इस तरह की चर्चाएं भी हैं राजनीतिक तौर पर जो हो रही हैं कि नीतीश कुमार जो सीएम सीधे तौर पर अनाउंस नहीं किए गए, उसके पीछे एक रणनीति थी और इसीलिए अब उसका क्रेडिट दिया जा रहा है बीजेपी की रणनीति को, गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा, यानी कौन मुख्यमंत्री होगा उस पर विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, ये जेडीयू बयान देती नजर आई थी और ये मैसेज देती नजर आई थी कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। अब पूरे जो सत्ता की बागडोर है वो बीजेपी के पाले में है, क्योंकि परिणाम जो है उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और सीधे तौर पर अगर देखें तो नीतीश कुमार के लिए एक माइनस पॉइंट यह है कि अब उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे आजमाने के, जैसे वो बदलते हैं या विकल्प आजमाते हैं, वो विकल्प अब उनके
कम हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, और इसलिए बीजेपी के पास असली सत्ता की चाबी रहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के जो पहले चरण की अगर हम सीटों पर नजर डालें तो कुछ सीटें ऐसी जिनमें बड़े चेहरों की किस्मत तय होनी है। चाहे अगर हम तारापुर सीट की बात करें तो यहाँ से सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। इसके अलावा महुआ में तेज प्रताप वापसी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस बात को लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं काराकाट से ज्योति सिंह पर पूरे देश की नजर है। इसके अलावा गोपालगंज, मोकामा, अलीनगर, छपरा, ये तमाम ऐसी सीटें जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन कई ऐसी सीटें जहां पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं कई ऐसी सीटें भी जहां महागठबंधन कब्जा जमाए हुए, लेकिन ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये चुनाव रुझान जो है नतीजों में तब्दील होंगे, तो ये बड़े सवाल उठाते नजर आएंगे इस रणनीति पर, खासतौर से कि आखिर कहाँ चूक रह गई। लेकिन ये डबल डिजिट में जिस तरीके से जाते हुए बढ़ते हुए नजर आ रही है एनडीए की पारी, वो एक सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्या इसका अंदाजा नहीं था विरोधी दलों ने जिस तरीके से जीत के दावे किए। हालांकि राहुल गांधी शायद भाग गए थे, 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है लोगों को, महागठबंधन के वोट काटे गए हैं, ये तमाम आरोप लगाए गए तब। लेकिन इसको कहा गया कि ये हार की वजह से बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ये आगाह करते हुए राहुल गांधी उस वक्त नजर आए थे। अब इसकी एनालिसिस जरूर करेगा विपक्ष के आखिर क्या वजह रही कि इतना जबरदस्त मैंडेट यहाँ पर हासिल करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। ये आरोप राहुल गांधी लगाते रहे कि दूसरे राज्यों के जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर मतदान करते हैं। ये आरोप साबित करते हुए राहुल गांधी ने कई बातें दावा किया था, तो कमोबेश उस पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब हर एक तस्वीर पर एक नई बहस छिड़ गई है, हर एक सिचुएशन पर एक नई बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि दावे जीत के दोनों पक्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो नतीजों की तस्वीर अब सामने आएगी, रुझान जो सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल दावों से उलट हैं। क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मुख्यालय और इस दौरान संबोधित भी करेंगे कार्यकर्ताओं को। क्या पहले से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था जनता के माध्यम से, पहले चरण का जब चुनाव हुआ, दूसरे चरण के मतदान जब हुए, तो इस बात को कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इतनी बम्पर वोटिंग है तो निश्चित रूप से नीतीश के समर्थन में बयार बह रही है। जिस तरीके से ये रुझान आए हैं और अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे, तो वो एक नई बहस छेड़ेंगे, नए सवाल खड़े करेंगे। इस वक्त ये जल्दबाजी होगा कहना कि इसको लेकर अब विपक्ष आगे की रणनीति के तौर पर क्या एकजुटता के साथ इसका मुकाबला करने की रणनीति बनाता है। लेकिन महागठबंधन के अन्य घटक दलों और राज्यों की राजनीति की बात करें तो इसको लेकर एक बहस जरूर गर्म है कि एकजुटता के साथ साथ एक सही रणनीति भी बनाने की जरूरत है, और उसमें शायद विपक्ष पिछड़ गया है। माइक्रो मैनेजमेंट हो या फिर जो जमीन पर ग्राउंड पर वर्क करने की जरूरत है, उसमें कहीं ना कहीं चूक है, और इसीलिए इसको लेकर एक नई बहस गरमाई हुई है। प्रदीप जी, क्या तालमेल की कमी भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं महागठबंधन के हार के पीछे? बिल्कुल, ये तो लगातार कहा गया है कि तालमेल की कमी रही है और तालमेल नहीं बन पाया, क्योंकि जहां तेजस्वी यादव को जब सीएम फेस अनाउंस करना था, ये मैसेज गया कि उनको अनाउंस नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो उनको देर हुई उसकी वजह से उसका फायदा महागठबंधन को मिला। सीट शेयरिंग फार्मूले पर जो लड़ाई रही वो जग जाहिर रही, और सीट शेयरिंग को लेकर भी ये विवाद रहा। दूसरा, राहुल गांधी की उस दौरान मुलाकात नहीं हुई तेजस्वी से, बिना मिले वो चले गए, ये भी एक बहस का विषय रहा। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब उठेंगे, क्योंकि हारने के बाद अब सवालों की बारी होगी, सवालों की बौछार होगी, और उनके जवाब अब महागठबंधन को देने होंगे। तो दूसरी तरफ वो सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि वो यहाँ पर जो महागठबंधन की वोट चोरी हो रही है या ये तमाम सवाल है, अपने आप को जो उन्होंने करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, उन सवालों के जवाब भी अब उनको देने पड़े। बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस के अलावा अगर हम आरजेडी का जिक्र करें प्रदीप जी, तो आरजेडी में भी चुनाव से पहले काफी उथल पुथल देखने को मिली। ना सिर्फ पार्टी में बल्कि जो घरेलू स्थिति है उसमें भी बड़ी उथल पुथल रही। तेज प्रताप यादव का परिवार से किनारा, परिवार की बहस, तेज प्रताप यादव से लड़ाई झगड़ा, आपसी कलह, क्या ये भी एक जनता के बीच में बड़ा मैसेज लेकर के गया कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा वो राज्य को कैसे संभालेगा? देखिए, ये तमाम सवाल चूंकि हार के बाद ये उत्पन्न होंगे सवाल और इनके जवाब मांगे जाएंगे, तो इसको कह सकते हैं आसान ये सवाल करना। लेकिन
जब इसकी पड़ताल करेंगे और इन पर ये पूछेंगे कि अगर ये जवाब थे तो फिर आपने इनके समय रहते इनकी काट क्यों नहीं की, तब निश्चित तौर पर ये सवाल उठेंगे। दूसरा, परिवारवाद की बात ये जरूर है कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर परिवार में जो कलह रही है उस पर लालू यादव ने उसको साधने की कोशिश की, लेकिन वो साध नहीं पाए और कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है कि परिवार में कलह है, इसको राजनीतिक तौर पर भुनाते हुए बीजेपी जनता के बीच लेकर गई और ये साबित करने में कामयाब रही कि घर में जब नहीं अपना संभाल पाए तो फिर कैसे बिहार को संभालेंगे, ये नैरेटिव भी उन्होंने सेट किया। तो जो नैरेटिव एनडीए सेट करता रहा उसके ट्रैप में यहाँ महागठबंधन फंसा हुआ नजर आया है। लिहाजा इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं कि जो नैरेटिव सेट करने की बारी एनडीए की थी उसमें पिछड़ क्यों गया महागठबंधन। वो अपना नैरेटिव जो उसने सेट किया था वोट चोरी से लेकर वोट हेराफेरी या बेरोजगारी, पलायन और अन्य मुद्दों का, वो कहाँ चूक हो गई, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब निश्चित तौर पर अब ढूंढे जाएंगे। इस पर नई बहस छिड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। प्रदीप जी, एक सवाल और अहम होता जा रहा है कि नीतीश कुमार पर जनता की इतनी पसंद क्यों बनी हुई है। नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक बार फिर से चाहे दल कोई भी हो, विजयी कोई भी हो, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास ही आती है। क्या नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ जनता ले रही है या फिर खुद व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार का इतनी फैन फॉलोइंग है कि जो बिहार की जनता उन्हें सत्ता की चाबी हर बार सौंप देती है? देखिए, नीतीश कुमार की अपनी इमेज है और नीतीश कुमार जब जिसके साथ जुड़ते हैं वो सत्ता की चाबी बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार का वोट बैंक और उनकी जो साख है वो इस चुनाव में दांव पर थी, लेकिन वो उस पे आगे बढ़कर उसका मुकाबला करने में कामयाब रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लगातार सत्ता में बने रहे हैं नीतीश कुमार, जबकि सेहत को लेकर सवाल थे, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल करते हुए एक बड़ा जो जनादेश हासिल किया है बीजेपी के साथ मिलकर, और जो डबल सेंचुरी वो क्रॉस करते हुए नजर आ रही है यहाँ पर एनडीए। तो इसको लेकर बहस है कि आखिर इतना बड़ा जबरदस्त मैंडेट, इसके पीछे की वजह क्या है, नीतीश कुमार फैक्टर, और इसको लेकर उसको क्रेडिट दिया जा रहा है। लेकिन कमोबेश अगर यही कमोबेशी रह जाती तब नीतीश कुमार की आलोचना भी होती, फिर कमजोर कड़ी ढूंढी जाती। तो क्योंकि अब जीत रहे हैं तो हर सब कुछ चीज ठीक है, और अगर इसमें कुछ हार जाते या इसमें गठबंधन आगे बढ़त बना लेता तब यही सवाल उल्टे पूछे जाते। तो ये जरूर है कि जब भी जो कोई पार्टी जीतती है, कोई नेता जीतता है, तब उसकी रणनीति के हर मिजाज पर चर्चा होती है और उसको क्रेडिट दिया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर नीतीश कुमार को भी एनडीए की जीत का भरपूर क्रेडिट दिया जा रहा है। निश्चित रूप से बिहार में एनडीए जीत की ओर आगे बढ़ रही है, बीजेपी और एनडीए बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। ऐसे में शाम को बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ मंत्र देते हुए, क्या कुछ सौगात देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री अमूमन जब भी राज्यों में जीत होती है, एनडीए की जीत होती है, तब वो संबोधित करते हैं और अपनी बात रखते हैं। ठीक उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री एक बार फिर मौका मिल रहा है, क्योंकि एनडीए की भारी जीत के बाद वो संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का क्रेडिट देंगे, एनडीए की नीतियों का, डबल इंजन की सरकार का तमाम पक्ष रखते हुए वो विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के भाषण पर निगाहें रहनी है, और निश्चित तौर पर चुनावी रण में जिस तरीके से उन्होंने जोरदार हमला बोला था उस अंदाज में ही और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए वो एक बड़ा मैसेज देंगे, ऐसा माना जा रहा है। निश्चित रूप से। प्रदीप जी, अगर हम चूंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र करें तो क्या यहाँ पे भी वही स्थिति है कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो अन्य राज्यों में है? चूंकि कहा यह जाता है कि बिहार की जो राजनीति है वो बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है, लेकिन जो नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं वो अमूमन जो अन्य राज्यों में आते हैं उसी के हिसाब से आ रहे हैं। यहाँ ऐसा क्या जो अन्य राज्यों से अलग? देखिए, बिहार का जो राजनीतिक मिजाज है और जिस मिजाज के लिए बिहार जाना जाता है, जागरूक राज्य है, और ऐसे में वो जो राजनीतिक फैसला करते हैं वो काफी सोच समझ कर करते हैं, कहा जाता है। अगर इतना यहाँ पर जमीन पर देखें तो मामला मुकाबला बदला हुआ था, लेकिन अब जब वोटों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है तो मामला कुछ और है, और इसीलिए विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि नतीजा वो नहीं है जो ग्राउंड पर दिख रहा था, और इसीलिए वो उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी खोजबीन करेंगे कि चूक कहाँ हुई। लेकिन आप ठीक उस तर्ज पर कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर जब सत्ता विरोधी लहर होती है तब उसका जिक्र होता है, लेकिन जब सत्ता विरोधी लहर ही गौन हो जाए तब उस पर भाप पाना मुश्किल होता है कि मिजाज क्या होगा मतदाताओं का।
और ग्राउंड पर वो बदला हुआ मिजाज जो है बिहार में नजर आया है। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर असरदार नहीं रहा है और बीजेपी ने इसको भरपूर तरीके से भुनाया है। सीधे तौर पर इस चुनावी मुकाबले में एक बड़ा नैरेटिव सेट करते हुए बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर अपने बाकी घटक दलों के साथ तालमेल करते हुए एक बड़ी जीत की ओर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। चलिए प्रदीप जी बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास। अपडेट पल पल के अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बिहार चुनाव के नतीजों पर बीजेपी लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि इस दौरान एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीत के दावे सभी पक्ष कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर के बिहार चुनाव में उभरते हुए नजर आ रहे हैं।